नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के लिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम कर रहे थे विलियन। हम कर रहे हैं विलियन की यूनिट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में अभी तक हमने पढ़ा है थर्ड ईयर के लिए। सॉल्यूशन में अभी तक हमने पढ़ा है विलियन किसे कहते हैं, विलियन के कौन कौन से घटक होते हैं, घटकों के आधार पर विलियन कितने प्रकार का होता है, उसके अलावा राउट का नियम क्या होता है, राउट के नियम के आधार पर विलियन कितने प्रकार का होता है, आदर्श अनादर्श प्रकार का विलियन क्या होता है। इसके अतिरिक्त हमने बात की जो धनात्मक विचलन दर्शाता है वो कौन सा विलियन है, जो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है वो कौन सा विलियन है। इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। और उसके बाद में हमने बात की एजोट्रॉप वगैरह क्या होते हैं। एजोट्रॉप वगैरह के बारे में बात करने के बाद में हमने इसके सक्रियता गुणांक वगैरह के बारे में बात की। अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं लास्ट पिछली वीडियो या उससे पिछली वीडियो से हम बात कर रहे थे तनु विलियन और अणु संख्या गुणधर्मों के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं और अणु संख्या गुणधर्म जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उनमें लास्ट वीडियो में हमने बात की है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के अणु संख्या गुण के बारे में। आज हम बात करेंगे दूसरे अणु संख्या गुण के बारे में। जैसा कि पहले आपको ये बताया गया है, 4 प्रकार के अणु संख्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टीज जो ऐसे किसी पदार्थ के वह गुण जो कि उस पदार्थ में उपस्थित विलय के कणों की संख्या या किसी विलयन के वह गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे हम अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। और उसी के बारे में अब हम आगे बात कर रहे हैं। 4 प्रकार के गुण ये होते हैं। सबसे पहला होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरे प्रकार का जो होता है उसे हम कहते हैं परासरण दाब ऑस्मोसिस। तीसरे प्रकार का जो होता है उसे हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। और चौथे प्रकार का जो होता है उसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो 4 जो गुण हैं, इन 4 गुणों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन 4 गुणों में अभी तक हम एक गुण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, और वो कौन सा गुण था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसके आधार पर हमने राउट के नियम से संबंधित कुछ चीजों को सिद्ध किया था। अब आज हम बात करेंगे परासरण के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में। दूसरा अणु संख्या गुणधर्म। देखो, परासरण और विसरण दो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। परासरण को कहते हैं ऑस्मोसिस और विसरण को कहते हैं डिफ्यूजन। विसरण सामान्यतः जो होती है ये परिघटना होती है गैसों की। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जाना या प्राणवायु का हमारे शरीर के अंदर जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना विसरण की क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। परासरण जो होती है, ये जो क्रिया होती है ज्यादातर विलयन अवस्था में होती है। विलयन या ठोस के मध्य हो सकती है, विलयन या विलयन के मध्य हो सकती है। और इसमें एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। इस RO के द्वारा आपने इसका नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, और इसी RO के द्वारा हम पानी को साफ करने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए, यदि अपरासरण है क्या, परासरण का मतलब होता है, परासरण में एक तो सबसे पहली चीज एक होनी चाहिए SPM। इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, यदि भिन्न भिन्न सांद्रता वाले दो विलयनों को, दो अलग अलग सांद्रताएं हैं हमारे पास, तो उन दो विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाए तो विलायक के अणु, ध्यान देना, विलायक के अणु कम सांद्र से अधिक सांद्र की तरफ चले जाते हैं। इसे हम परासरण कहते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा विलायक अणुओं का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का कम सांद्रता, लो कंसंट्रेशन वाले विलयन से, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से अधिक सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करना ऑस्मोसिस कहलाता है। मतलब यहां पर एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहां पर मूवमेंट किसका होगा, यहां पर मूवमेंट होगा विलायक का। ठीक है, और कहां से होगा, वो होगा कम सांद्रता, वो होगा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ। तो ये दो चीजें इसके अंदर महत्वपूर्ण है। एक तो विलायक का मूवमेंट होता है, विलायक का गमन होता है, और दूसरा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन होता है। तो देखिए,
यदि शुद्ध विलायक और किसी भी सांद्रता वाले विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाए तो शुद्ध विलायक के अणु कहाँ जाएंगे, विलयन की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब विलायक के अंदर तो सांद्रता है ही नहीं, विलयन के अंदर सांद्रता है, तो वही कंडीशन होगी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, परासरण। तो परासरण की परिभाषा क्या है, यहाँ पर जो इसकी नेक्स्ट परिभाषा दे रखी है उसके बारे में हम बात करते हैं। परासरण क्या है, जब किसी शुद्ध विलायक मतलब प्योर सॉल्वेंट अथवा तनु विलयन को, डाइल्यूट सॉल्यूशन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा एक सांद्र विलयन से पृथक किया जाता है, किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से अलग किया जाता है, तो शुद्ध विलायक अथवा तनु विलयन से, तो उस शुद्ध विलायक या सॉल्वेंट से जो विलायक के अणु हैं, दोबारा ध्यान दीजिए, विलायक के अणु अपने शुद्ध विलायक से, मतलब विलायक के अणु यहां से यहां चले जाएंगे, विलायक से विलयन में चले जाएंगे, सांद्र विलयन की ओर गमन कर जाएंगे, तो इस प्रक्रिया को परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में भी बात करेंगे और नेक्स्ट हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे ये भी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब होता है जो कि कुछ चीजों को अपने में से मूवमेंट करने देती है और कुछ चीजों को नहीं करने देती, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है वह झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु तो निकल सकते हैं लेकिन विलयन के अणु या विलय के जो अणु हैं वो गति नहीं कर सकते। विलायक के अणु तो गति कर सकते हैं लेकिन विलय के अणु गति नहीं कर सकते। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। मतलब एक चीज को जाने देती है और एक चीज को नहीं जाने देती। तो देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब ऐसी झिल्ली से है जिसमें से विलायक के अणु तो आर पार आ जा सकते हैं लेकिन विलय के कण उसमें से नहीं गुजर सकते। उदाहरण के लिए यदि एक पात्र के बीचों बीच हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दें, जैसे यहां पर लगा रखी है ये बड़ी, तो उसके एक और भाग ए में शुद्ध जल और दूसरी ओर भाग बी में शर्करा के घोल को बराबर बराबर आयतन में डाल दें तो शुद्ध विलायक ए से बी, शुद्ध विलायक ए तो बी की तरफ जाएगा लेकिन बी ए की तरफ नहीं आएगा। तो कुछ समय बाद बी में द्रव की सतह ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, ये देखो ये दैनिक जीवन के अंदर चीजें होती हैं, किशमिश का फूलना, सूखे मटर का फूलना, इसके अलावा जो गाजर है जिसके अंदर से पानी की कमी हो गई है, मतलब थोड़ी झुलसी हुई जो गाजर है अगर उसको हम पानी में रख दें तो सही हो जाती है, वो भी परासरण के कारण ही होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये विलायक ए था, ये क्या था, शुद्ध विलायक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या है, जल है, और ये यहाँ पर क्या है, ये है चीनी का विलयन, चीनी का विलयन, जल और चीनी का विलयन, ठीक है। स्टार्टिंग में विलायक और विलयन दोनों बराबर हैं, ठीक है। हमने बीच में क्या लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी और इसको भर दिया, दोनों का आयतन क्या समान है। अब क्या होगा, विलायक के अणु इस तरफ गमन करेंगे, यहां से इस तरफ गमन करेंगे, ये इस तरफ नहीं आ सकता, ये इस तरफ जा सकते हैं। विलायक के अणु यहां से विलयन की तरफ गमन करेंगे तो विलयन का आयतन तो बढ़ जाएगा, देखो यहां आ गया, ठीक है, और विलायक का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब विलायक के अणुओं का, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से होते हुए विलयन की तरफ मूवमेंट करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है परासरण, ऑस्मोसिस, ठीक है। ये इसका एग्जांपल, दैनिक जीवन में बहुत सारे इसके एग्जांपल होते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे पहला एग्जांपल इसका है मटर के दाने का फूलना, उसके बाद में परासरण के कारण मटर का दाना फूल जाता है। इनका छिलका अर्थात कोशिका भित्ति एक अर्धपारगम्य, अब इसके ऊपर जो छिलका होता है मटर के दाने के ऊपर वो क्या होता है, सेल वॉल होती है और वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है जो कि पानी को उसके अंदर जाने देती है और वहां से पानी को बाहर नहीं जाने देती, जिसमें से शुद्ध विलायक के अणु गुजर सकते हैं। अतः परासरण के द्वारा कोशिकाओं में विलायक जल के अणु पहुंच जाते हैं जिससे उनका आकार बढ़ जाता है और दाने फूल जाते हैं। अर्थात पानी कहां चला जाता है, मटर के दानों में चला जाता है और मटर के दाने फूल जाते हैं। परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ये प्रोसेस होती है। किशमिश के अंदर भी यही प्रोसेस होती है, चने के दानों में भी ये प्रोसेस होती है, गाजर के अंदर भी ये प्रोसेस होती है। तो इसी सब प्रोसेस के द्वारा ये सारी की सारी चीजें होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कुछ अंतर वगैरह और इसका प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो ये कि परासरण और विसरण दो प्रकार की चीजें होती हैं। परासरण और विसरण दो प्रकार की चीजें होती हैं। परासरण और विसरण के अंदर जब हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले परासरण और विसरण, यहां पर दो प्रकार के अलग अलग प्रकार की चीजें हैं जिनमें हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले परासरण और विसरण में अंतर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले परासरण, जैसा कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि परासरण खास करके जो विलयन है या द्रव अवस्था है उसके अंदर पाया जाता है, जबकि विसरण क्या होता है, विसरण गैसों के अंदर पाया जाने वाला एक गुण होता है। दूसरा, परासरण विलयनों का गुण है। विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से या विलायक का विलयन की तरफ मूवमेंट होना अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण है। विसरण किसका गुण है, गैसों का। परासरण केवल एसपीएम द्वारा होता है, विसरण में एसपीएम की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। परासरण में विलायक के अणु विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं, मतलब विलयन जहां पर तनु है, तनु से कहां जाएंगे, सांद्र विलयन की तरफ जाएंगे। विसरण में गैसें उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गति करती हैं, मतलब जहां पर ज्यादा गैसें हैं वहां से कम की तरफ चली जाएंगी। उसके बाद फिर परासरण गैसों में कभी नहीं होता, गैसों में परासरण की क्रिया नहीं पाई जाती। विसरण जो होता है विलयनों में हो सकता है, जिसका मतलब ये यहां हो सकता है विलयन के अंदर, ये यहां नहीं होगा। परासरण की प्रक्रिया में विलायक के अणु ही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि परासरण की प्रक्रिया में विलायक के अणु ही गति करते हैं और विलय के अर्धपारगम्य झिल्ली में से गति करते हैं, जबकि विसरण में विलायक और विलय दोनों के अणु गति कर सकते हैं। विसरण में विलायक और विलय दोनों के अणु गति कर सकते हैं। तो 5 अंतर यहां पर बताए गए हैं। इन 5 अंतरों को आपको बड़े ध्यान से देखना है। कई बार इसके ऊपर से क्वेश्चन भी आ जाता है कि परासरण और विसरण अर्थात ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर लिखिए। सबसे पहला अंतर, परासरण विलयनों में होने वाली परिघटना है, विसरण सामान्यतः गैसों में होने वाली परिघटना है। दूसरा, परासरण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ही हो सकता है, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, परासरण में विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाते हैं, जबकि विसरण में गैसें अपने उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ जाती हैं, गैस फैलती है। उसके अलावा चौथा, परासरण गैसों में नहीं पाया जाता, जबकि विसरण विलयनों में हो सकता है। और उसके बाद पांचवा, परासरण की प्रक्रिया में केवल विलायक के अणु ही मूवमेंट करते हैं, जबकि विसरण की प्रक्रिया में विलायक और विलय, अगर वो विलयन में होता है तो विलायक और विलय दोनों के अणु मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया परासरण और विसरण के अंदर अंतर क्या होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं परासरण का प्रयोगशाला में किस प्रकार से प्रदर्शन किया जाएगा। हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे प्रयोगशाला में कि यहाँ पर एक जो परासरण की क्रिया वो हो रही है। इसके लिए हम एक थिसिल कीप लेंगे एक नॉर्मल। परासरण की प्रक्रिया को इस तरीके से बताया जा सकता है और इसके ऊपर से क्वेश्चन भी आता है कई बार। एक थिसिल कीप के मुंह पर एक जंतु झिल्ली लगा देते हैं जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। यहाँ पर हमने लगा दिया, इसको लगा दिया, ठीक है। अब इसे उल्टा करके किसके अंदर रख देंगे, इस बीकर के अंदर रख देंगे। अब बीकर के अंदर रख के इसके अंदर क्या भर देंगे हम, इसके अंदर हम भर देंगे शर्करा के विलयन को। अब जल और स्वच्छ जल से भरे बीकर के अंदर इसको क्या कर देंगे, लटका देंगे, ठीक है। नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि नीचे से पानी नहीं आ पाएगा इसके अंदर, थोड़ा ऊपर की तरफ करके और इसको लटका देंगे, ठीक है। जंतु झिल्ली जो यहाँ पर हमने एनिमल मेम्ब्रेन लगा रखी है, ये एनिमल मेम्ब्रेन क्या करती है, एसपीएम की तरह कार्य करती है और विलायक के अणु यहाँ से किसके अंदर जाएंगे, परासरण के द्वारा इसके अंदर चले जाएंगे, थिसिल कीप में आ जाएंगे और थिसिल कीप में द्रव की सतह बढ़ने लगती है। मतलब स्टार्टिंग में पानी कहाँ था, स्टार्टिंग में पानी यहाँ तक था इसमें, अब क्या हुआ, धीरे धीरे पानी इसके अंदर जाने लग गया था और कहाँ चला गया, यहाँ तक। तो मतलब इतनी दूरी तक पानी कहाँ से आया, इसके अंदर चला गया, ठीक है। जबकि यहां से शर्करा विलयन इसके अंदर नहीं जाएगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, अगर हम बीकर के पानी को टेस्ट करके देखें तो वो मीठा नहीं होता, ठीक है। बीकर के पानी को टेस्ट करके देखें तो वो मीठा नहीं होता, तो इससे हमें पता चलता है कि यहां से यहां नहीं आएगा, जबकि यहां से यहां इस तरीके से, ये इस तरीके से इसके अंदर चला जाएगा, जबकि इसकी रिवर्स जो चीज है वो नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है और इसको बनाया कैसे जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे भी और उसको बनाते कैसे हैं उसके बारे में भी स्टडी करेंगे थोड़ी सी। तो सबसे पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसके बारे में मैं बता चुका हूं, वैसे फिर एक बार अपने इसको देख लेते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन या 1.5 का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली का अर्थ है जो आधों को पार करने योग्य हो, आधी चीजों को जाने, आधी चीजों को नहीं जाने।
अतः ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं जो अपने में से विलायक के अणुओं को तो गुजरने देती है जबकि विलय के अणुओं को गुजरने नहीं देती। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और वनस्पतियों द्वारा कोशिकाओं के आवरण, पित्ताशय का जो आवरण होता है, कोशिकाओं का जो आवरण होता है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में काम करते हैं। लेकिन ये जो कोशिकाओं का आवरण वगैरह होता है ये कोई परफेक्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है। जब हमको परफेक्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है लैब में काम करने के लिए, तो उसके लिए हमको कृत्रिम प्रकार से ही अर्धपारगम्य झिल्ली का निर्माण करना पड़ता है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली को बनाते कैसे हैं उसको देखिए। जर्मन रसायनज्ञ ट्रॉपे ने, सबसे पहले ट्रॉपे ने बनाया था अर्धपारगम्य झिल्ली को। सबसे पहले किसने बनाया? ट्रॉपे ने सबसे पहले इसको बनाया। किसी जिलेटिनी अवक्षेप की परत एक पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। जिलेटिन एक प्रकार का केमिकल होता है, ये ऑर्गेनिक प्रकार का एक केमिकल है, और उसकी परत जो होती है जिलेटिन की, अगर परत होगी, ये जिलेटिन जो होता है ये एग वगैरह के अंदर पाया जाता है और भी कई जगह पर पाया जाता है, तो उसकी परत है, तो वो अगर उसके अंदर से हम कुछ गुजारें तो उसके अंदर से केवल विलायक बाहर निकलता है, अर्थात वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। कॉपर फेरोसाइनाइड के जिलेटिनी अवक्षेप से बनाई गई झिल्ली सबसे अच्छी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ध्यान रखना, कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड के जिलेटिनी अवक्षेप से बनाई गई झिल्ली सर्वश्रेष्ठ अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और इसे निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है। एक सैरंध्र पात्र पोरस पोर्ट को लेकर, मतलब एक ऐसा पात्र जिसके अंदर छोटे छोटे छेद हों, को लेकर पहले अम्ल विलयन में डाला जाएगा, किसी एसिड के विलयन में डाला जाएगा, फिर उसको जल में डाला जाएगा, फिर क्षार में डाला जाएगा और अंत में आसुत जल से धोकर और फिर आसुत जल में डुबोकर कुछ घंटों के लिए रख दिया जाएगा। एक हम पात्र लेंगे सैरंध्र जिसके अंदर छोटे छोटे छेद हो, उसको पहले अम्ल के अंदर डुबाएंगे, फिर जल के अंदर डुबाएंगे, फिर बेस के अंदर डुबाएंगे, फिर आसुत जल से धोएंगे। उसको धोने के बाद में उसको आसुत जल के अंदर ही कुछ घंटों के लिए रख देंगे। ऐसा करने से दाब के साथ जल उसके छिद्रों में घुसकर उसमें विद्यमान वायु को बाहर निकाल देता है। अब इस प्रोसेस से क्या होगा, उसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं, उनके अंदर पानी चला जाएगा और वहां से वायु बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट, अब ये जो पात्र है इसको 2.5% 2.5% कॉपर सल्फेट विलयन से भरकर एक बीकर में रखते हैं। पात्र के अंदर हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन को भर देते हैं और उसको एक बीकर के अंदर रख देते हैं जिसमें 2.5% पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन भरा रहता है। अब जो बीकर है, बीकर के अंदर तो फेरोसाइनाइड का विलयन होता है और जो पात्र है उसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। एक कॉपर इलेक्ट्रोड को सैरंध्र पात्र के भीतर और एक को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को बाहर की तरफ जोड़ देते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़कर विद्युत विसर्जन करते हैं। आगे इसका डायग्राम भी होगा, ठीक है, तो उसको भी हम देखते हैं। ये देखिए, अब इस तरीके से किया जाएगा। Cu+2 आयन, क्योंकि Cu+2 आयन जो है वो अंदर की तरफ है तो वो बाहर की तरफ जाएंगे, जबकि फेरोसाइनाइड आयन जो बीकर में है वो अंदर की तरफ जाएंगे और बाहर से एनोड की तरफ आएंगे। इस प्रकार बीच के छिद्रों में आयन परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और छिद्रों के बीच में, छिद्रों में से होकर ये जाएंगे और छिद्रों के बीच में क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की झिल्ली बन जाएगी। तो देखिए Cu+2 FeCN6-4 के साथ संपर्क में आएगा तो Cu2 FeCN6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आयन परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, यहीं पर Cu+2 FeCN6, तो इसकी झिल्ली का ये एक ही रिएक्शन है, इसकी झिल्ली का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हम परफेक्ट और स्थायी प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली का निर्माण कर सकते हैं। वापस इसको देख लेते हैं। ये एक पात्र है जिसके अंदर इस तरीके से दर्शा रखा है, इसके अंदर डॉट है, मतलब इसके अंदर पोर्स हैं, छोटे छोटे छेद हैं। अब इसके अंदर तो हम कॉपर सल्फेट का कौन सा विलयन भर देंगे, 2.5% का, और बाहर इसको हमने एक बीकर के अंदर रखा है। ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने इसको रख दिया। अब इस बीकर के अंदर क्या बना देंगे, बीकर के अंदर क्या भर देंगे, बीकर के अंदर हम भर देंगे जो आपका K4 FeCN6 का विलयन है, कितना, 2.5% का, ठीक है। अब इसके बाहर बीकर में तो हम लगा देंगे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, बीकर के अंदर तो हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देंगे और इसके अंदर हम क्या लगा देंगे, कॉपर का एनोड लगा देंगे। तो यहां से कॉपर बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर से FeCN6 अंदर की तरफ आएंगे और ये जैसे छेद में आएंगे तब एक दूसरे के साथ मिलेंगे और मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, एक झिल्ली का निर्माण कर देंगे। तो इस प्रकार से किसका निर्माण करेंगे, Cu2 FeCN6 का, Cu2 FeCN6 का निर्माण कर देंगे। अब Cu2 FeCN6 क्या होती है, ये एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और इसी का हमको यहाँ से निर्माण करना था। इस डायग्राम के द्वारा हम इसका निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रासरण दाब का नियम क्या है और उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है।
प्रासरण दाब का नियम क्या है और उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अब तक हम पढ़ रहे थे प्रासरण के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं प्रासरण दाब के बारे में। ध्यान रखिए, प्रासरण और प्रासरण दाब मतलब ऑस्मोसिस और ऑस्मेटिक प्रेशर दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। कई बार हम क्या करते हैं, हम प्रासरण को ही प्रासरण दाब समझ लेते हैं, जो कि अलग चीज है। प्रासरण एक बिल्कुल अलग चीज है, प्रासरण दाब उसके द्वारा जो दाब है वो एक अलग चीज है। उसकी भी परिभाषा हम यहाँ पर करेंगे कि वो क्या होता है। देखिए, शुद्ध विलायक और उसके विलयन को सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रासरण दाब का नियम और उसका निर्धारण कैसे होता है। शुद्ध विलायक और उसके विलयन को यदि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा पृथक किया जाए तो शुद्ध विलायक विलयन में जाने लगता है, अर्थात प्रासरण की क्रिया चलती है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है, अर्थात विलायक का विसरण विलयन की ओर तब तक जारी रहेगा जब तक विलयन में शुद्ध विलायक के आने से द्रव स्थैतिक दाब उस दाब के बराबर ना हो जाए जो शुद्ध विलायक को प्रासरण के परिणाम स्वरूप विलयन की ओर धकेलता है। इसे ही प्रासरण दाब कहते हैं। देखिए, विलायक विलयन की तरफ आ रहा है, विलायक विलयन की तरफ आ रहा है, वो तब तक आएगा जब तक इस विलयन का दाब इस विलयन के दाब के बराबर नहीं हो जाए, और ये जो उसको रोक देगा तब विलायक का आना बंद हो जाएगा, और जिस दाब ने उसको रोका है वही क्या कहलाता है, प्रासरण दाब। इसीलिए अभी बताया गया था कि जो प्रासरण दाब होता है, प्रासरण दाब एक अलग चीज है। देखिए, तो अर्थात जब प्रासरण दाब और द्रव स्थैतिक दाब बराबर हो जाते हैं तो प्रासरण रुक जाता है। तो हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं, जब प्रासरण रुक जाए उस समय का द्रव स्थैतिक मतलब उस द्रव का स्टैटिक, उस लिक्विड स्टैटिक जो दाब है उस विलयन के प्रासरण दाब का मान होता है, अर्थात किसी विलयन का प्रासरण दाब। मतलब प्रासरण दाब क्या करता है, प्रासरण दाब किसी प्रोसेस में या किसी प्रक्रिया में प्रासरण को रोकने का काम करता है। प्रासरण दाब किसी प्रक्रिया में प्रासरण को रोकने का काम करता है। तो देखो, प्रासरण दाब P बराबर किसके है, H इंटू रो के। यहाँ पर H क्या है, विलयन में कितना ऊपर जल चढ़ा है, और रो क्या है, विलयन का घनत्व क्या है। तो प्रासरण दाब किसके बराबर होता है, हाइट इंटू रो के। नेक्स्ट देखो, प्रासरण दाब की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक हम सरल सा प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि आपको प्रासरण दाब के बारे में पता चलेगा। एक प्याले में शर्करा का विलयन लेते हैं, इसके अंदर हमने शर्करा का विलयन ले लिया और बाहर की तरफ हमने जल ले लिया, जिसकी दीवारें अर्धपारगम्य झिल्ली हैं क्योंकि इनके बीच में छेद है, इस वजह से अर्धपारगम्य झिल्ली है, और जिसके ऊपर हम एक ढक्कन लगा देते हैं और इसको वायुरुद्ध कर देते हैं, मतलब बाहर से हवा इसके अंदर ना आ पाए, पिस्टन के रूप में है। इस प्याले को हम शुद्ध जल से भरे हुए बीकर के अंदर रख देते हैं। प्रासरण के प्रभाव से बीकर से विलायक प्याले की ओर प्रसारित होगा, मतलब जो ये विलायक है ये कहां पर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, प्रसारित होगा, जिससे द्रव की सतह ऊंची होने लगेगी। अब ये जो है ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ये जो है ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस पिस्टन पर कुछ वजन रख के और इसको स्थिर कर देंगे, इस पिस्टन पर वजन रख के इसको स्थिर कर देंगे, कुछ वजन रखकर उस सतह को बराबर रखेंगे। जब पिस्टन पर उपयुक्त वजन रख दिया जाता है, अब जब इस पर हमने वजन रख दिया तो ये इसको नीचे की तरफ दबा रहा है, जबकि यहां से विलायक इसके अंदर आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, इसको बराबर रखने का काम कर रहा है। तो इस प्रेशर की वजह से ये जो ऊपर से वजन आ रहा है, इस प्रेशर की वजह से ये विलायक यहाँ पर नहीं आ पाएगा, इस प्रेशर की वजह से ये विलायक यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये दाब क्या है, प्रासरण दाब है। इस प्रेशर को क्या कहते हैं, प्रासरण दाब, जिसकी वजह से जो शुद्ध विलायक है वो किसके अंदर नहीं आ रहा, विलयन के अंदर नहीं आ रहा। जब पिस्टन पर उपयुक्त वजन रख दिया जाता है तो प्रासरण द्वारा विलायक के प्याले के भीतर की ओर लगाए जाने वाले दाब के कारण विलायक के प्याले के बीच में ये जो है इसका विलायक का जो है वो पारगमन नहीं होता, मूवमेंट नहीं होती, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। तो प्रासरण दाब है क्या, वह दाब जो कि प्रासरण की क्रिया को रोकता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। या वह द्रवस्थैतिक दाब जो कि प्रासरण की क्रिया को रोकने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एक प्रोसेस होगी जिसमें विलायक के अंदर आने की और विलायक के बाहर जाने की प्रवृत्ति दोनों की सेम हो जाएगी, और दोनों पात्रों का जो हो जाएगा वो स्थिर हो जाएगा और इस पर प्रासरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो प्रासरण दाब की परिभाषा देखिए क्या है, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के, क्योंकि हम ये कहते हैं कि प्रासरण क्या होता है, विलायक का ही मूवमेंट है, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के विलयन में बहाव या प्रासरण को रोकने के लिए, विलयन में बहाव या प्रासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त बल प्रासरण दाब कहलाता है।
ठीक है। वापस देखिए, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के विलयन में बहाव या परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त बल परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण दाब क्या है? परासरण को रोकने के लिए विलयन द्वारा लगाया जाने वाला जो बल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परासरण दाब। अब परासरण दाब का मापन किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण है ये, बहुत बार क्वेश्चन इस पर आया है। फेफर का मेथड और मॉर्स और फ्रेजर का मेथड, अलग अलग प्रकार के मेथड है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला परासरण दाब के लिए कोई भी विधि प्रयोग कर सकते हैं और सबसे पहला कौन सा है? फेफर मेथड। इस विधि में क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड से, जो कि हमने अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड से युक्त एक सैरंध्र पात्र उस विलयन को लेते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना, उसको तो हम उस सैरंध्र पात्र के अंदर ले लेंगे। स्टॉपर से बंद करके इसकी पार्श्व नली को मैनोमीटर के साथ जोड़ देते हैं। देखो यहां पर हमने इसको ले लिया और इसको लेने के बाद में यहां से स्टॉपर से इसको बंद करके और इसकी जो साइड वाली नली है इसको मैनोमीटर से जोड़ देंगे जिससे कि हम दाब को ज्ञात कर सकें। और फिर उस उपकरण को, अब ये जो पूरा का पूरा उपकरण है इसको हमने कहाँ रख दिया? एक बीकर के अंदर रख दिया जो कि शुद्ध जल से भरा हुआ है। शुद्ध जल से भरे एक बीकर में रखते हैं। परासरण के कारण विलायक जल बीकर से सैरंध्र पात्र की ओर, अब परासरण की क्रिया होगी तो जल कहाँ जाएगा? इसके अंदर। देखो इस तरीके से जल इसके अंदर चला जाएगा। अब जैसे जैसे जल इसके अंदर जाएगा वैसे वैसे इसका दाब क्या है? ऊपर की तरफ बढ़ेगा। सैरंध्र पात्र में विलायक अणुओं के आने से द्रव का दाब बढ़ा है जिससे मैनोमीटर में जो पारे का तल है वो ऊपर की तरफ जाएगा और इसको हम नोट कर लेते हैं। इसी को परासरण दाब कहते हैं। मतलब सबसे पहले ये एक पात्र है, ये वाला ये एक पात्र है। इस पात्र, ये कॉपर फेरोसाइनाइड का बना हुआ है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का। इसके अंदर हमने किसी विलयन को भर दिया जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना है। उसको ऊपर से बंद करके और उसके साथ में हमने एक मैनोमीटर जोड़ दिया। अब इसको एक शुद्ध जल से भरे हुए पात्र के अंदर रख दिया जिससे कि ये जो विलायक है वो इसके अंदर जाए और इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर एक दाब उत्पन्न होगा और इस दाब को हम कहां से ज्ञात कर लेंगे? मैनोमीटर के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्स और फ्रेजर की विधि। ये फेफर की विधि थी। नेक्स्ट विधि देखिए मॉर्स और फ्रेजर की विधि। देखिए मॉर्स और फ्रेजर की विधि, मॉर्स और फ्रेजर ने फेफर विधि को विपरीत कर दिया, मतलब इसका उल्टा कर दिया। उन्होंने बाहर रखा और दूसरे को अंदर रखा। इस विधि में एक सैरंध्र पात्र में तो शुद्ध विलायक रखा जाता है और उसे कांसे के एक सिलेंडर में फिट किया जाता है, ब्रॉन्ज के एक सिलेंडर में फिट किया जाता है। इस सिलेंडर में पदार्थ का विलयन लिया जाता है, मतलब बाहर वाला जो सिलेंडर है उसके अंदर तो उस पदार्थ का विलयन लिया जाता है और जो विलायक है उस विलायक के अंदर क्या है? जो अंदर वाला जो पात्र है सैरंध्र पात्र, उसके अंदर शुद्ध विलायक को लिया जाता है। सैरन दूसरे सिरे पर सिलेंडर में पदार्थ का विलयन लिया जाता है और उसके दूसरे सिरे पर एक मैनोमीटर लगा दिया जाता है। सैरंध्र पात्र को एक नली टी से जोड़ दिया जाता है। अब उसको नली टी से जोड़ दिया, ये देखिए नली टी से जोड़ दिया इसको, ठीक है, जो दोनों सिरों से खुली है। देखो यहाँ से भी खुली है और ऊपर से भी खुली है, दोनों सिरों से खुली है। अतः विलायक का दाब एक वायुमंडलीय होगा तो इसका मतलब दोनों सिरों से जब हमने खोल ली तो उसके ऊपर वही दाब लगेगा जो वायुमंडल का दाब है, वो एक वायुमंडल होता है। परासरण के कारण विलायक सैरंध्र पात्र से सिलेंडर में आएगा। अब परासरण होगी तो विलायक यहाँ से कहाँ आएगा? सिलेंडर के अंदर आ जाएगा जिससे विलयन का दाब क्या हो जाएगा? ज्यादा। जैसे यहाँ से ये यहाँ से विलायक कहाँ आएगा? इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर आ गया तो इसका दाब बढ़ जाएगा और दाब कहाँ पर शो होगा? मैनोमीटर पर, उसको हम ज्ञात कर लेंगे। इस विधि द्वारा 270 वायुमंडलीय दाब को हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड विधि जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बर्कले और हर्टले विधि, ठीक है। बर्कले और हर्टले विधि में उपयुक्त दोनों विधियों के विपरीत क्रिया होती है। मतलब एक को जो फेफर विधि है, फेफर विधि में तो हमने विलायक को बाहर रखा, विलयन को अंदर रखा। जो फ्रेजर और मॉर्स विधि है उसके अंदर हमने विलायक को अंदर रखा, विलयन को बाहर रखा, ठीक है। लेकिन ये उससे भी विपरीत है। उपयुक्त दोनों विधियों में विलायक द्वारा विलयन में विसरण के कारण उत्पन्न दाब को मापा जाता है, विसरण के कारण। इसके विपरीत बर्कले और हर्टले विधि में विलयन में विलायक का प्रवेश को रोकने के लिए जो दाब है उसको मापा जाता है जो कि परासरण दाब के बराबर होता है। तो ध्यान देना है, बर्कले और हर्टले विधि जो है उपयुक्त फेफर और मॉर्स और फ्रेजर विधि की विपरीत है, क्योंकि फेफर और मॉर्स और फ्रेजर विधि में हम उस विसरण को मापते हैं जिसके द्वारा कि जो इधर उधर जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा विलायक विलयन में, विलायक विलयन में जाता है, उसी को विसरण को मापते हैं। जबकि बर्कले और हर्टले विधि में विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए कितना दाब हमें लगाना पड़ेगा उसको मापा जाता है और जो परासरण दाब के बराबर होता है, क्योंकि एक्चुअली में वह दाब जो कि परासरण को रोकने के काम में आता है उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो ये काफी सही विधि है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्यूप्रिक साइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त एक सैरंध्र पात्र को
विलायक से भर देते हैं, जिसके चारों ओर जैकेट में उस द्रव को भर देते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना है। सैरंध्र पात्र के एक और मुड़ी हुई नली युक्त थिसिल की बी लगी रहती है, जिसके द्वारा विलायक की जो इच्छित मात्रा है, जिसके द्वारा विलायक की जो इच्छित मात्रा है उसको हम इसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए मात्रा प्रवेशित करवाई जाती है और इसके दूसरी ओर एक मुड़ी हुई नली ए लगी रहती है, जिसमें विलायक की सतह को निश्चित किया जाता है। नली ए में विलायक की सतह गिर जाएगी यदि परासरण द्वारा विलायक बाहरी जैकेट में मिश्रित होगा। अब देखो ये बी है, ये ए है, यहाँ पर विलयन है, इसके अंदर विलायक है, ठीक है। अब देखिए नली ए में, नली जो ए है इसमें विलायक की सतह नीचे चली जाएगी यदि परासरण द्वारा, अगर देखो यहाँ पर तो हमको पता है सतह क्या है, अगर परासरण द्वारा ये जो विलायक है ये बाहर निकल गया तो ये सतह नीचे आ जाएगी, ठीक है, सतह नीचे आ जाएगी। बाहरी जैकेट के एक और पिस्टन पी लगाया था, यहाँ पर हमने पिस्टन लगा दिया, ठीक है। जैसे ही पिस्टन को दबाया वापस इधर चला जाएगा, पिस्टन को दबाया, परासरण की क्रिया के द्वारा सैरंध्र पात्र से विलायक बाहरी जैकेट के विलयन में जा सके और नली ए में द्रव की सतह की स्थिति वैसी बनी रहे, इस पर पिस्टन पर बाहरी दाब लगाना पड़ता है, ठीक है। मतलब यहां से विलायक यहां पर ना जाए, इसको रोकने के लिए हम बाहर से दाब लगाएंगे, तो इसी जितना हम बाहर से दाब लगाएंगे वो किसके बराबर होगा, परासरण दाब के। तो इस विधि से हम परासरण दाब को ज्ञात कर लेते हैं। मतलब ये स्थिति को फिक्स करने के लिए जितना हम यहाँ से दाब लगाएंगे वो किसके बराबर होगा, परासरण दाब के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने 3 विधियां की, एक तो फेफर विधि, एक है मॉर्स और फ्रेजर विधि, तीसरी है बर्कले और हर्टले विधि। फेफर विधि में विलयन को अंदर लिया जाता है, विलायक को बाहर लिया जाता है। मॉर्स और फ्रेजर विधि में विलायक को अंदर लिया जाता है, विलयन को बाहर लिया जाता है। और बर्कले और हर्टले इन दोनों की विपरीत है, जिसमें एक ऐसा दाब लगाया जाता है जो कि विलायक को विलयन में नहीं आने देता, और वही क्या होता है, एग्जैक्टली परासरण दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियमों के बारे में बात करते हैं। बांटहाफ ने तनु विलयनों के परासरण दाब पर विलयन की सांद्रता और ताप का अध्ययन करके कुछ नियमों के बारे में बताया है कि सबसे पहले परासरण दाब पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। इक्सु शर्करा सुक्रोज के द्वारा ये कुछ नियम दिए गए हैं। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, और परासरण दाब जो होता है सिंपल सी कंडीशन है, सांद्रता बढ़ने के साथ साथ परासरण दाब के मान में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परासरण दाब के मान में वृद्धि होती जाएगी। सांद्रता देखो यहाँ पर 2.02, परासरण दाब 0.134, सांद्रता 10 होगी तो 0.66 आ गया, सांद्रता 20 होगी तो 1.32 आ गया, 45 होगी तो 2.97 आ गया, 2.97, 93.7 होगी तो 6.18 आ गया। तो इस प्रकार से बढ़ती जाती है, ठीक है। अब सारणी के आधार पर हमको एक चीज सबसे पहले ये पता चलती है कि किसी विलयन की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ उसका परासरण दाब भी बढ़ता है, अर्थात पाई क्या होता है, परासरण दाब इज प्रोपोर्शनल टू सी इज कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, विलयन की सांद्रता या परासरण दाब के बढ़ने से उसके आयतन का मान कम हो जाता है, ठीक है। विलयन की सांद्रता बढ़ेगी तो आयतन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पाई समानुपाती होता है सी के, जबकि पाई व्युत्क्रमानुपाती रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयतन या वी के। सांद्रता का मान कुछ भी हो, पाई वी जो होता है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो यहाँ पर वही सब चीजें हैं। देखो सबसे पहले 2.02, परासरण दाब 0.134 और आयतन 169.30। पाई वी का मान क्या है, 22.7। नेक्स्ट, इसका मान हमने 93.7 कर दिया, परासरण दाब बढ़ गया लेकिन आयतन क्या हो गया, कम। सबसे पहले 169.30 था, सिंपल सी कंडीशन है, दाब बढ़ता है तो आयतन कम होता है, तो आयतन क्या हो जाएगा, कम, बिल्कुल कम हो गया। लेकिन यहाँ पर पाई वी का मान फिर भी लगभग वही है, तो इसका मतलब पाई वी जो होता है, मतलब परासरण दाब और आयतन का गुणनफल जो होता है वो हमेशा स्थिरांक रहता है। 3 चीजें यहाँ से हमें महत्वपूर्ण मिलती है। इसके अलावा देखते हैं और उपयुक्त प्रेक्षण गैसों के लिए बॉयल नियम के अनुरूप है। हम बॉयल नियम में भी यही पढ़ते हैं कि P समानुपाती 1/V और PV बराबर कांस्टेंट। और यहाँ पर भी हमने क्या किया है, पाई इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और पाई V इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का वह आयतन जिसमें विलय का 1 मोल घुला हो, देखिए स्थिर ताप पर किसी विलयन का वह आयतन जिसमें विलय का 1 मोल अर्थात निश्चित मात्रा घुली हो, तो उसके परासरण दाब के घुला हो उसके परासरण दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आयतन उसके परासरण दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा
जब उस विलयन में विलय का 1 मोल घुला होगा। तो पाई इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन ध्यान रखना है स्थिर ताप पर। बॉयल का नियम भी ये कहता है, बॉयल का नियम भी ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पाई भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। इस संबंध को बॉयल नियम के साथ समानता होने के लिए तनु विलीनों के लिए बॉयल वांट हाफ नियम कहते हैं। सारणी 4 से हमको एक और चीज पता चलती है कि पाई वी के गुणनफल का मान फिक्स है 22.6 और ये आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। उसने भी ये कहा था कि जो गैस का आयतन होता है वो 22.4 के आसपास होता है। आवोगाद्रो नियम के अनुसार 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। अतः तनु विलयनों के लिए कहा जा सकता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस विलयन का आयतन 22.6 लीटर होगा जिसमें विलय का 1 मोल घुला होता है। यहाँ पर एक और चीज आ गई, विलयन का आयतन भी हमें पता चल गया, वो भी फिक्स है 22.6 लीटर और जिसका प्रासरण 1 वायुमंडलीय दाब हो, अर्थात विलयनों पर आवोगाद्रो का नियम भी लागू होता है। तो विलयनों पर बॉयल का नियम भी लागू होगा, वॉन राफ का नियम तो लागू होता ही होता है और इसके अलावा कौन सा नियम लागू होता है, विलयनों पर लागू होता है आवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रासरण दाब पर ताप का प्रभाव क्या होगा। प्रासरण दाब पर ताप का प्रभाव देखने के लिए हमारे पास में एक सारणी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर है, वैसे वैसे प्रासरण दाब जो है, प्रासरण दाब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। यहां पर टेम्परेचर 273 था तो 7.085 था, 283 हो गया तो 7.3 हो गया, 293 हो गया तो 7.6 हो गया, तो 298 हो गया तो 7.7 हो गया। मतलब नियम तो वही है। उसने भी कहा कि जो दाब होता है यहाँ पर पाई प्रासरण दाब है, तो पाई समानुपाती किसके होता है, ठीक है, वही चीज यहाँ पर है। सारणी 5 से स्पष्ट है कि विलयन के परम ताप अर्थात केल्विन में टेम्परेचर के बढ़ते हुए मान से प्रासरण दाब में वृद्धि होती है और पाई बटा टी का मान लगभग स्थिर है 0.05, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब पाई समानुपाती टी, पाई अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, ये चार्ल्स के नियम के बराबर है। पाई समानुपाती टी अर्थात टी बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा, पी बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, लेकिन ये पूरा सही नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम उसी के बेस पर पढ़ रहे हैं। तो इस नियम को हम क्या कहेंगे, चार्ल्स वाट ऑफ नियम। ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम, किसी तनु विलयन का प्रासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, ये दूसरा नियम है। तीसरा देखिए, विलयन के प्रासरण दाब, सांद्रता और तापमान का एक साथ प्रभाव, तीनों को अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो किस तरीके से आएगा उसको देखिए। देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम इन तीनों को इकट्ठा करके लिखते हैं तो पाई वी इक्वल टू आर टी आ जाएगा, पाई वी इक्वल टू आर टी, वही कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो पाई वी इक्वल टू आर टी ही बांट आप समीकरण होती है। तो पीछे हमने इसी के बारे में बात की। आर यहाँ पर स्थिरांक है। समीकरण 30 आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू आर टी के बराबर है। वाट आपने आर डैश का मान परिकलित करके गैस के स्थिरांक आर के बहुत नजदीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई वी इज इक्वल टू आर टी तनु विलयनों के लिए। वी विलयन का वह आयतन है जिसमें विलय का 1 मोल घुला रहे, टी यहाँ पर परम ताप है। अगर हमको 1 मोल की बात, अगर मोलों की संख्या ज्यादा हो तो वहां पर क्या आ जाएगा, एनआरटी। पाई वी इक्वल टू एनआरटी, और ये वाट आप समीकरण कहलाती है सभी प्रकार के विलयनों के लिए। अब जो इसका पालन करते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक और चीज देखिए, यहाँ पर है कि जो इसका मान आर का मान कैसे ज्ञात करना है, तो आर के मान के लिए एक सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला आपको दे रखा है, पाई इक्वल टू एनआरटी, आर इक्वल टू पाई अपॉन एनटी। एन का मान दी गई मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान, उसके हम एन का मान ज्ञात कर लेंगे, उसका मान इसके अंदर रख के और आर की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है किसी विलय का, उसको हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, प्रासरण दाब के आधार पर। देखो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज यहाँ पर ये होती है, m1 इज इक्वल टू w1 अपॉन पाई इंटू वी इंटू आर टी। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आर का मान फिक्स है, टी का मान आपको दिया जाएगा, w1 का मान आपको दिया जाएगा, आयतन का मान आपको दिया जाएगा, पाई का मान आपको दिया जाएगा, सबके मान रख कर इसको आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, 1 विलयन के 100 सेंटीमीटर क्यूब में पदार्थ के 1.5 ग्राम घुले हैं। यह विलयन 298 केल्विन पर 2.04 प्रासरण दाब, मतलब पाई की वैल्यू देगी, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। वाट ऑफ समीकरण होती है पाई एन वी अपॉन आर टी। n1 किसके बराबर हो जाएगा, n1 को बाहर लाएंगे तो पाई वी अपॉन आर टी के बराबर हो जाएगा। n1 होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या होती है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान
W1 मोलर द्रव्यमान M1 बराबर पाई वी अपॉन RT। अब M1 इधर है, W1 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा W1 RT पाई वी। तो यहाँ पर W1 का मान कितना दे रखा है 1.5 ग्राम, R की वैल्यू यहाँ पर 0.082 डेसीमीटर क्यूब, एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, V 100 सेंटीमीटर क्यूब या 0.1 डेसीमीटर क्यूब, T यहाँ पर 298 केल्विन है दे रखा है, और पाई की वैल्यू यहाँ पर 2.04 है। सभी का मान रखेंगे तो M1 की गणना हो जाएगी। अर्थात इस सूत्र के द्वारा प्रासरण दाब से आप किसकी गणना कर सकते हो, अणुभार की गणना भी कर सकते हो विलय के। और कल हमने बात की थी जो रिलेटिव लॉरिंग होती है वेपर प्रेशर की, उससे भी हम अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने प्रासरण को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनयन के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।